हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम ईंट, मनके और अस्थियों के नाम से जानते हैं, आज इसका 5वां लेक्चर है, जिसमें हम आज उस महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोहर, लिपि तथा बाट और बटाखरा। ठीक है दोस्तों, हम बात करते थे किसकी? हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता में एक हेडिंग है जिसका नाम है मोहर, लिपि और बाट, यानी इसके बारे में आज हमें समझना है। दोस्तों, मोहर से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती थी उस समय। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती थी और इसके बारे में अभी तक तो कई बार क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन एक क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों के लिए जानकारी का स्रोत है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि मोहर का प्रयोग क्यों करते थे, कहां पर मोहर का प्रयोग करते थे, क्या यूज करते थे हड़प्पा वासी मोहरों का, क्योंकि मोहर वहां के लिए बहुत बड़ा एक साक्ष्य था और इसके आधार पर हमने वहां के इतिहास लिखने का प्रयास भी किया है। ठीक है, दूसरी हम लिपि के बारे में आज चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी लिपि थी। तो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। क्या थी दोस्तों? भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो एक तरह से ये बातें हो गई। दूसरा, बटखरा ओजन के रूप में वो लोग किसका किसका क्या क्या इस्तेमाल करते थे, ये बात हम आज करने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले मोहर। हम इस मोहर का देखते हैं कि मोहर का जो मुद्रांकन था क्या था। पहली बात तो देखेंगे कि मोहरों पर जो चित्र मिलता था, ये चित्र भी कई प्रकार के थे। कहीं पर देवता के रूप में किसी व्यक्ति का चित्र मिला है, तो कहीं पर नाव का चित्र मिला है, कहीं पर जहाज का चित्र मिला है। तो मोहर को भी देख करके पता लगाना ये बड़ा मुश्किल होता था कि क्या क्या इसका यूज था। तो देखिए, सबसे पहले मोहर तथा मुद्रांकन का प्रयोग, पहली बात यहां से पहली बात याद रखिएगा कि इसका प्रयोग हम कहां कहां करते थे। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है, अभी तक नहीं पूछा है। जिस दिन एग्जामिनर का नजर यहां चला गया दोस्तों, उस दिन जरूर ये पूछेगा, क्योंकि जब भी कोई 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें सिंपल से 3 यूज पूछाता है कि 3 इसके कारण बताइए, या 3 इसका यूज बताइए, या 3 क्षेत्रों में क्या प्रयोग होता था वो बताइए। यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है 3 इसका कारण, 3 इसका इंपॉर्टेंस है। तो निश्चित तौर पे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जब भी एग्जामिनर का पड़ेगा नजर तो पूछा जाएगा। पहला, अब यहाँ से याद रखें, पहला तो हम मोहर का प्रयोग वहां करते थे जहां पर लंबी दूरी की यात्राएं करते थे। क्या करते थे? लंबी दूरी की यात्रा जब होती थी तो वहां पर सामान जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी यात्रा के माध्यम से हम भेजते थे, तो उसमें हम क्या करते थे दोस्तों? तो मोहर को, सामान को पूरी तरह से पैक करके और उसके ऊपर से मोहर से हम सील कर देते थे, तो सामान सुरक्षित अपने स्थान पे पहुंच जाता था। अगर बीच रास्ते में उस सामान से कोई व्यक्ति कोई छेड़छाड़ करता था तो ये उस मोहर के सील से पता लग जाता था कि बीच में इसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसलिए मोहर का प्रयोग करते थे। बात समझ में आ गई होगी। जैसे पहला, लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए इसका किया जाता था। जैसे किसी सामान को पैक करके उस पर मोहर लगा दी जाती थी, जिससे सामान सुरक्षित रहता था। अगर कोई उस वस्तु से छेड़छाड़ करता था तो पता चल जाता था कि क्या छेड़छाड़, पता चल जाता था। मुद्रांकन पहली बात हो गई, यानी पहला प्रयोग इसका इसलिए किया गया लंबी दूरी यात्रा के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि जो सामान हम पैक करके भेज रहे हैं वो सामान सुरक्षित पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इस सील से दूसरी जांच हो जाती थी। तीसरा इसका प्रयोग दोस्तों था, मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान भी की जाती थी। प्रेषक का मतलब होता है जो व्यक्ति सामान भेजने वाला होता है। क्या होता है दोस्तों? भेजने वाले को हम प्रेषक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब भी आप कोई चिट्ठी लिखते हैं तो देखिएगा चिट्ठी का ये 2 पहलू हो गया। एक होता है जिस पर हम क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं,
और एक पर दोस्तों पीछे वाले में फ्रोम लिखते हैं। फ्रोम का ही हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रेषक के नाम से जानते हैं। तो अब जो व्यक्ति चिट्ठी भेज रहा है वो कौन व्यक्ति भेज रहा है, यहाँ पे प्रेषक का एड्रेस होने से पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कौन भेज रहा है। तो ये भी सामान कौन व्यक्ति भेजता है, इस प्रेषक की पहचान का भी पता चल जाता था, इसलिए हम मोहर का प्रयोग करते थे। निश्चित तौर पर दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी कि मोहर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता था। तो मोहर का प्रयोग लंबी दूरी यात्रा के लिए किया जाता था। नंबर 2, जब कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम भेजते थे तो उसमें भी सील करके भेजते थे, ताकि बीच रास्ते में कोई छेड़छाड़ हो तो पता चल जाए, ये दूसरा प्रयोग। और तीसरा जो उसका प्रयोग होता था दोस्तों, वो था क्या, प्रेषक की जानकारी पता चल जाती थी। तो इस प्रकार से मोहर का यूज पता चल जाता था। पहली बात क्लियर हो गया। ये 3 बातें मित्र मेरे याद रखिएगा। निश्चित तौर पे आपको यहां से क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपका ये 3 लिखना पड़ेगा। अब आता है दोस्तों रहस्यमय लिपि के बारे में। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके क्वेश्चन बार बार अभी तक पूछे जा चुके हैं। कितनी बार पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के लिपि को एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है, या हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता तो यही है कि यह एक भाव चित्रात्मक लिपि है, अर्थात सिंबॉलिक लिपि है। सिंबल के माध्यम से लिखी जाती थी। दूसरी विशेषता यह है कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। तीसरी यह विशेषता है कि इसके अक्षर 375 से लेकर 400 तक पाए गए हैं। और इसे हम रहस्यमय लिपि इसलिए कहते हैं कि ये सारे चीजों को अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। तो बहुत कुछ नहीं पढ़ने की वजह से इसमें बहुत बातें छिपी हुई है, जिसके कारण दोस्तों इसे हम रहस्यमय लिपि कहते हैं। तो ये 2 भागों में आप देख सकते हैं। हड़प्पाई लिपि को एक रहस्यमय लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। इसलिए नहीं पढ़ा गया है कि इसमें कई सारी कठिनाइयां हैं, हम सारे अक्षरों को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। नहीं पढ़ा गया है अर्थात समझा भी नहीं गया है। अब जब न पढ़ा गया है न समझा गया है तो हड़प्पा के इतिहास को लिखने के लिए हम लिखित साक्ष्य तो मेरे पास उपलब्ध नहीं हुआ। बात आई समझ में ना, क्योंकि किसी भी इतिहास को लिखने के लिए 2 तरह के साक्ष्य चाहिए, या तो एक लिखित साक्ष्य चाहिए या एक पुरातात्विक साक्ष्य चाहिए। हड़प्पा में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए हड़प्पा के इतिहास को दोस्तों हम लोग आदि इतिहास कहते हैं, आधा इतिहास कहते हैं, क्योंकि जानकारी तो दोनों है लेकिन उपलब्धता केवल पुरातात्विक है, लिखित पढ़ नहीं पाए हैं। तो जब लिखित को हम पढ़ नहीं पाए हैं तो दोस्तों हमारी डिपेंडेंसी किस पे हो जाती है, भौतिक या पुरातात्विक साक्ष्य के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है। तो देखिए बात यहाँ पे आ गई, अर्थात समझ नहीं पाए हैं। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिपी जाती थी। पहला दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया, यह लिपि क्या हो गई, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। बात बिल्कुल क्लियर हो गई। दूसरा, यह लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी क्या थी दोस्तों, ये लिपि सिंबॉलिक थी, यानी सिंबल के माध्यम से क्या करता था, चलता था, सिंबल के माध्यम से चलता था। दूसरा, इस लिपि में 375, अब ये तीसरी इसकी विशेषता हो गई। पहली विशेषता क्या हो गई कि यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दूसरी विशेषता दोस्तों ये हो गई कि ये भाव चित्रात्मक थी। तीसरी विशेषता हो गई कि 375 से 400 चिन्ह थे। इसीलिए इसे, अब चूंकि इतनी की जानकारी हम नहीं कर पाए, इसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसलिए इसे हम रहस्यमय लिपि कहा जाता है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। क्या नहीं किया गया दोस्तों मेरे, इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जिसके कारण हड़प्पा के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि को एक रहस्यमय लिपि कहा गया है। मेरे ख्याल से दोस्त मेरे, ये आपको बात समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी कि हड़प्पा सभ्यता को एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है। अब आता है दोस्तों बाट और बटखरा।
वाट और बटखरा का मतलब क्या है। तो देखिए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में विनिमय प्रणाली थी। विनिमय प्रणाली का मतलब होता है दोस्तों वस्तु को दे करके वस्तु लेना, यानी वस्तु के बदले में वस्तु, वस्तु के बदले में वस्तु का इस्तेमाल करना। यानी एक वस्तु दे करके दूसरे वस्तु जब हम किसी से ले लेते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि वाटों की प्रणाली द्वारा नियंत्रित होती थी। किसके द्वारा, ये वाट यानी वाट और बटखरा के माध्यम से हम तौलते थे। ये वाट संभवतः चाट नामक पत्थर से बने थे। कौन से पत्थर से दोस्तों, चाट नामक, याद रखिएगा कि बटखरा किससे बनता था, चाट नामक पत्थर से बनते थे और इस पर कोई चित्र नहीं होता था। ये भी याद रखिएगा, इन बटखरों पर किसी प्रकार का चित्र नहीं होता था, केवल अंक निर्धारित किए जाते थे। ये घनाकार होता था। इन बाटों को निचला मापदंड द्विधारी था। द्विधारी का मतलब होता है दोस्तों 1 होगा, 2 होगा, 4, 8, 16, 32, 64 आगे ऐसे ऐसे डबल में बढ़ते जाता था। जबकि ऊपरी भाग मापदंड का दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि छोटे बाटों का प्रयोग मनके और आभूषण को वजन करने के लिए शायद बनते थे। ठीक है दोस्तों, तौलने के लिए किया जाता था। हड़प्पा धातु के बने तराजू के पलरे भी मिले हैं। कहां से, हड़प्पा नामक स्थान से इसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि वहां पे धातु के बने क्या मिले हैं, तराजू मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने 3 बातें आपके सामने रख लिया। क्या क्या बातें रख दी, पहली बात हमने समझाया कि मुद्रा का प्रयोग कहाँ करते थे, मुद्रा का प्रयोग किस लिए करते थे। दूसरी हमने हड़प्पा सभ्यता के लिपि को हम क्यों रहस्यमय लिपि कहते हैं इसके बारे में बताया। और फिर वहां पर बाट बटखरा का होता था तो उसका प्रयोग कैसे करते थे और वो किस चीज का बना होता था। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है, आप इसे देखेंगे, आपका एक भी एमसीक्यू यहाँ से नहीं छूटेगा। अगला हेडिंग है दोस्तों, इसके अब आगे चलते हम लोग एक प्राचीन सत्ता के बारे में। प्राचीन सत्ता कहने का मतलब है दोस्तों कि क्या हड़प्पा एक प्राचीन सत्ता थी। बिल्कुल हड़प्पा एक प्राचीन सत्ता थी। कितनी प्राचीन थी इसके बारे में तो अंदाजा लगाना मुश्किल है। हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर तो ये अंदाजा लगा लिए कि हड़प्पा सभ्यता 2500-2600 ईसा पूर्व पहले की थी, लेकिन क्या पता इससे भी लंबी हो सकती है। अगर हम इसकी लिपि को पढ़ ले तो हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में प्राचीन सत्ता का तात्पर्य किस प्रकार के राजतंत्र प्रणाली को लेकर के है, यानी किसी ना किसी, प्राचीन का मतलब हुआ कि यहाँ पे प्राचीन सत्ता थी, अर्थात किसी प्रकार की राजतंत्रात्मक प्रणाली यहाँ पर रही होगी। क्या रही होगी दोस्तों, राजतंत्रात्मक प्रणाली यहाँ पर रही होगी। यही राजतंत्रात्मक प्रणाली जो है वो आपके लिए बहुत माने रखता है कि वहां राजा का प्रणाली था, लेकिन राजा का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए हम ये नहीं कह पाते हैं कि राजतंत्र की जैसी व्यवस्था रही थी। लेकिन कुछ ऐसे कार्य जरूर हुए हैं जो कार्य बिना किसी राजा का संभव हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में निश्चित तौर पे कोई राजतंत्रात्मक प्रणाली रही होगी। हाँ, ये अलग बात है कि उसके प्रमाण हमें पूरी तरह से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की जटिलताएं एवं उनके द्वारा किए गए फैसलों से पता चलता है कि इस सभ्यता को कोई राजा के द्वारा संचालित होता था। कई ऐसी चीजें थी, कोई फैसला लिया जाना हो वहां पर, या कई सारी जटिलताएं थी। इनको देखने के बाद ये दोस्तों पता चलता था कि निश्चित तौर पर यहाँ पर एक राजा नाम की व्यक्ति जरूर होगा जो इतनी बड़ी कठिनाई वाला काम या इतने बड़े बड़े फैसले लेने वाला व्यक्ति होगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नहीं होगा तो इतने बड़े फैसले आम आदमी नहीं ले सकते हैं और इतनी शांति पूर्वक सभ्यता वहां पर नहीं पाई जा सकती थी। अगला कह रहा है दोस्तों, पता चलता है कि इस सभ्यता को कई राजा के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि पूरे हड़प्पा में ईंट, मृदभांड, मनके तथा अलग अलग स्थानों से मिले। देखिए अब ये बात क्या बता रहा है कि ईंट हो या मनके हो या आपके मृदभांड हो, अलग अलग स्थानों से मिले जरूर हैं दोस्तों, जरूर मिला है अलग अलग स्थानों से, लेकिन इसके आकार एवं बनावट सारा का सारा क्या है, एक ही जैसा है। ये बनावट कितनी है, एक जैसे हैं। देखिए
ईंट का मिलना अलग हो, वो ईंट हड़प्पा से भी मिला है, लोथल से भी मिला है, मोहनजोदाड़ो से भी मिला है, मनके भी सब जगह से मिले हैं, ठीक है, मोहरे भी सब जगह से मिली है, लेकिन सबकी बनावट आकार लगभग लगभग सामने बैठता है। तो इससे ये पता चलता है कि निश्चित तौर पर कोई व्यक्ति इसको संचालित करने वाला रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इसे नियंत्रित करने वाला पूरे हड़प्पा समाज में कोई एक ही आदमी रहा होगा। बस्तियां, देखिए बस्तियों के बारे में भी कहा जा रहा है कि बस्तियां भी अलग अलग जरूर पाई गई हैं, अलग अलग पाई गई हैं। जैसे हड़प्पा में बस्ती अलग मिली है, ठीक है मेरे भाई, मोहनजोदाड़ो में बस्ती अलग मिली है, मोहनजोदाड़ो में बस्तियां अलग मिली हैं। तो अलग अलग मिली जरूर हैं, लेकिन सबकी बनावट एक ही जैसी है। बस्तियां अलग अलग जरूर हैं, लेकिन सबकी बनावट एक जैसी है। तो निश्चित तौर पे कोई नक्शागिरी करने वाला आदमी भी एक ही रहा होगा, तो पूरी सभ्यता का नक्शा खींचने में, वो संचालित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होगा। इसलिए मेरे भाई ये बात का पता चल जाता है कि निश्चित तौर पर हड़प्पा समाज में कोई राजनीतिक प्रणाली रही होगी, राजतंत्रात्मक प्रणाली रही होगी, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता को कोई ऐसे कैसे नियंत्रित कर सकता है बिना किसी राजा का। मैंने समझा दिया, यही बात इसमें लिखी थी। अब आता है दोस्तों प्रसाद। प्रसाद मतलब होता है दोस्तों भवन। वहां पे बड़े बड़े भवन भी मिले हैं। और शासक, शासक का मतलब होता है दोस्तों राजा, यानी बड़े बड़े भवन का मिलना राजा का प्रमाण दिखाता है। आप देखिए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रसाद का अर्थ विशाल भवन से है, तो जबकि शासक का अर्थ राजा से है। हड़प्पा सभ्यता के नगर तथा बस्तियां नियोजित थी, क्या थी? नियोजित थी, पूरी प्लान करके बनाई गई थी। वहां कई प्रकार के शिल्प उत्पादन का कार्य होता था, जिसके लिए कच्चा माल दूर दूर से भी आता था। कृषि बस्तियां भी विकसित हो रही थी। हालांकि ये सभी कार्य किसी शासक के द्वारा ही किए जाते होंगे, आम लोगों के आपस में इतना अच्छा तालमेल नहीं हो सकता है। बात बिल्कुल सही है। हम सामूहिक बाजार के लिए लोग भेज रहे हैं, हम व्यापार के लिए भेज रहे हैं, इतनी बड़ी बस्तियां बना रहे हैं, ऊपरी भवन दुर्ग के रूप में बना रहे हैं, निचला भवन आम व्यक्ति के रूप में बना रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही है, दक्षिण में अभियान भेज रहे हैं। क्या ये सब किसी बिना राजा का हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे भाई जरूर कोई ना कोई वहां पर राजा नाम का व्यक्ति रहा होगा। वे सामूहिक रूप से निर्णय ले सकते थे। हालांकि कई विद्वानों का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में शासक वर्ग का अस्तित्व नहीं था, परंतु यह बात तर्कसंगत नहीं जान पड़ती। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए गए निम्न कार्य को हमें पता चलता है। जैसे पहला, नगर नियोजन का बनाना, यानी नगर जो नियोजित की गई थी, हड़प्पा खुद एक नियोजित थी। हड़प्पा पूरी तरह से प्लान करके बनाई गई, हड़प्पा करे मोहनजोदाड़ो पूरी तरह से प्लान की गई बस्तियां थी, जो ऊपर और नीचे दो हिस्सों में बटा हुआ था। अब बताइए क्या बिना किसी राजा का ऐसा काम हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो निश्चित तौर पे कोई राजा नाम का व्यक्ति रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों और भी हैं, जैसे विभिन्न शिल्प कार्य, अलग अलग शिल्पी का कार्य होना, कारीगरी का होना, ये भी किसी बिना राजा का प्रमाण नहीं हो सकता है। कच्चे माल के समीप बस्तियां बनाना, 2 बस्तियां बनाई गई थी यहाँ पर, याद होगा आपको, मैंने पढ़ाते समय बता रखा है। एक तो थी बालाकोट जो पाकिस्तान में बसाई गई थी उप बस्ती के तौर पे, और एक था दोस्तों नागेश्वर। क्या था? नागेश्वर। जो बालाकोट और नागेश्वर 2 ऐसे जगह थे जो दोनों के दोनों ही उप बस्ती के रूप में बसाई गई थी। एक अगर आपके ये नागेश्वर गुजरात में था, गुजरात में था, कहां पर था दोस्तों? गुजरात में था। तो बालाकोट आपका कहां पर था? पाकिस्तान में था। कहां पर था? पाकिस्तान में था। तो ये दोनों बस्तियों को बसाया जाना ये कहीं ना कहीं प्रमाण बताता है कि कोई राजा नाम का व्यक्ति जरूर था। इसके अलावा दोस्तों देश के विभिन्न भागों में अभियान भेजना, क्या करना? देश के विभिन्न भागों में अभियान भेजना, लंबी दूरी के देशों के साथ संपर्क स्थापित करना, लंबी दूरी के देशों में। जैसे अभियान हम दक्षिण में अभियान भेजते थे, कहां भेजते थे दोस्तों? दक्षिण में हम सोना लाने के लिए भेजते थे। और लंबी दूरी का मतलब था दोस्तों जो हम मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया के साथ हम क्या करते थे? व्यापार करते थे। इसके अलावा
दोस्तों मगान यानी जिसको हम लोग ओमान बोलते थे, दिलमुन, दिलमुन यानी हम बहरीन कहते थे। इन सब देशों के साथ व्यापार भेजना या व्यापार संपर्क स्थापित करना यह हड़प्पा में कोई ऐसे काम नहीं था। इस प्रकार उपरोक्त कार्य किसी राजा या संगठित समाज के द्वारा ही किया जा सकता था। इतना ही तो हमें जाना है, इतना ही तो बताना है। तो ऐसे दोस्तों बिना किसी राजा का ये सारा काम में से कोई काम हो नहीं सकता था। इस आधार पर हम कहते हैं कि निश्चित तौर पर हड़प्पा सभ्यता में कोई ना कोई राजा नाम का व्यक्ति रहा होगा। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, कनिंगम का भ्रम। दोस्तों एक बात तो आप याद रखिएगा कि भारत उसमें 3 आए थे लोग पूरे हड़प्पा, 3 व्यक्ति को आप याद रखना है क्रम से। सबसे पहले यहाँ पे पूरा तातित में आने वाले व्यक्तियों में कौन थे? कनिंघम थे। ये क्वेश्चन पूछा जाएंगे संभवतः। सबसे पहले कनिंघम, उसके बाद जो आए थे व्यक्ति उनका नाम था जॉन मार्शल। नाम था दोस्तों याद रखिएगा जॉन मार्शल। और तीसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था व्हीलर। क्या नाम था? व्हीलर। ठीक है, कनिंघम, जॉन मार्शल और व्हीलर, ये 3 लोग थे। हालांकि ये दोनों आदमी कनिंघम और जॉन मार्शल दोनों ही क्या थे? समकालीन थे, एक दूसरे के कुछ ही समय आगे पीछे काम कर रहे थे। अब देखिए जब कनिंघम आए थे तो कनिंघम के भ्रम का मतलब क्या है, कंफ्यूजन का मतलब क्या है? देखिए सिंपल तरीका से समझिएगा। कनिंघम साहब भारतीय उपमहाद्वीप में एक सभ्यता की खोज के लिए जो स्थान केंद्रित किया कि शायद यहाँ पर एक सभ्यता हो सकती है, वह था मध्य उत्तर सॉरी वह जगह जो था वो था मध्य गंगा घाटी का मैदान। यानी उत्तर प्रदेश में जो मध्य गंगा घाटी का मैदान है उस स्थान को कनिंघम साहब ने चूज किया और ये बताने की कोशिश की कि यहीं पर भारत में सबसे पुरानी सभ्यता का मिला जाना तय है। और उसके लिए उन्होंने साक्ष्यों के तौर पर 2-3 चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ विदेशी यात्री वहां पे आए थे, चीनी यात्री आए थे, उनके द्वारा लिखित जो वृतांत थे उन वृतांतों के आधार पर इस सभ्यता को पुष्टि करने की उन्होंने कोशिश की। इसके अलावा मध्य गंगा घाटी में होने के नाते गंगा के किनारे द्वितीय नगरीकरण का उदय हुआ था और चूंकि हड़प्पा भी पहली नगरीकरण थी तो उसी को इन्होंने भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहली नगरीकरण मान लिया। तो इस प्रकार से उन्होंने हर एंगल से मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में ही हड़प्पा की खोजने की कोशिश की और विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों को मिलाने की कोशिश करने लगे। इसी बीच जॉन मार्शल थे, उन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत यानी जो हड़प्पा वाला इलाका अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पश्चिमोत्तर प्रांत यानी अगर देखा जाए तो इस वाले इलाके में उन्होंने ढूंढने की कोशिश की और उस इलाके में ऐसे कई प्रमाण मिले जिससे ये पता चलने लगा था कि निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई सभ्यता रही होगी। यहाँ तक कि वहां 2 मोहरें भी मिली, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, और ये मोहर ला करके एक अंग्रेज अधिकारी ने कनिंघम साहब को दिया कि देखिए ये बहुत बड़ी एक सभ्यता से जुड़ी हुई मोहर हो सकती है, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसी चीज को ले करके जॉन मार्शल आगे बढ़ता रहा और 1922 तक आते आते उसने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को खोजकर कनिंघम जॉन मार्शल के मार्गदर्शन में दयाराम साहनी और राघव दास बनर्जी के द्वारा खोज लिया गया। 23 में पुष्टि करते हुए 24 में आकर के जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने कह दिया कि हमने ये दुनिया की सबसे पुरानी एक सभ्यता खोज निकाली है जो भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, जिसे हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। और इसके बाद कनिंघम साहब की सभ्यता प्रूफ नहीं हो पाई तो इनका ये भ्रम यहाँ पे रह गया, उसका तय हो गया। इसी प्रक्रिया को हम कनिंघम का भ्रम के नाम से जानते हैं। दोस्तों मैंने बड़ी आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की, निश्चित तौर पर आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है कनिंघम के भ्रम में। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई को लेकर कनिंघम के भ्रम का तात्पर्य यह है कि कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता का मूल स्थान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसको मान लिया था?
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी क्षेत्र को मान लिया था और वहां की आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए चीनी यात्रियों द्वारा छोड़े गए लिखित वृतांत को ही आधार अपना लिया। साथ ही वहां से मिले अभिलेखों का संग्रहण भी किया, प्रलेखों का भी अनुवाद किया। जो उचित तो नहीं लगता था, लेकिन जबरदस्ती उसे बैठाने का वो प्रयास कर रहे थे। ये चीनी वृतांत सभ्यता की व्याख्या करने में सफल तो नहीं थे। हालांकि एक अंग्रेज ने क्या किया, कनिंघम को एक हड़पाई मोहर जरूर दिया, लेकिन उस पर कनिंघम उतना ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ मध्य गंगा घाटी में देखने को मिलता है। इसे ही दोस्तों कनिंघम का भ्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही कनिंघम का भ्रम कहा जाता है। क्या कहते हैं? कनिंघम का भ्रम कहा जाता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको बड़ी ही साफ सुथरे शब्दों में समझ में आ गया होगा कि कनिंघम के भ्रम से आप क्या समझते हैं या कनिंघम का भ्रम का मतलब क्या होता है। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में 3 से 4 चीजों पर डिस्कस किया। निश्चित तौर पे आपको ये चीजें पसंद आई होगी। पहले तो दोस्तों हमने मोहर, लिपि और बाट पटकड़ा पे डिस्कस किया। उसके बाद दोस्तों 2 नंबर पे प्राचीन सत्ता के बारे में बताया गया। इसके बाद राजा और राज्य के बारे में, भवन के बारे में, प्रसाद एवं शासक के बारे में चर्चा किया। और उसके बाद दोस्तों चौथी पॉइंट हेडिंग के तौर पर हमने कनिंघम का भ्रम देखा। ये 4 चीजों का डिस्कस हमने आपके इस वीडियो में किया है। निश्चित तौर पे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते हुए एक बार सब्सक्राइब, अगर पहली बार चैनल पे आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।